अब बच्चों मैं आपको परमाणु नाभिक की खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। बच्चों एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक तत्व लिया रेडियम सी, जिसको बिस्मथ 83 214 कहते हैं। बच्चों ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप विघटित होते रहते हैं, और ये जो बिस्मथ 83 214 है, जिसको रेडियम सी यहाँ कहा गया है, ये अल्फा कण जनरेट करता है। इससे अल्फा कण निकलते हैं। बच्चों अल्फा कणों के बारे में अभी मैंने बता रखा है आपको कि इसका सिंबल 2He4 होता है। ये हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है। इस पर चार्ज +2 होता है। तो अल्फा कणों की उन्होंने बमबारी की। किस पर बमबारी की? एक स्वर्ण धातु की बहुत पतली पन्नी पर। इतनी पतली पन्नी थी कि जिसकी मोटाई लगभग 0.004 सेंटीमीटर थी। यानी कि इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की किस पर? स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी पर। और इससे जो चमक उत्पन्न हुई, वो पर्दे पर इससे जो चमक उत्पन्न हुई, एक पर्दा भी लगा दिया, पर्दे पर जो चमक उत्पन्न हुई उसका इन्होंने अवलोकन किया और उससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों? क्या इन्होंने उसमें देखा? इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर सीधी रेखा में निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये देखी कि कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाते, मुड़ जाते हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये देखी कि बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो 90 अंश से अधिक के कोण पर टर्न हुए और पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आए। तो इन्होंने ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए। पहला क्या ऑब्जर्वेशन था कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। जैसे मैं यहां से अगर आपको समझाऊं, जैसा कि अभी मैं बच्चों आपको बता चुका हूं कि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं और इन पर +2 चार्ज होता है। तो यहां मैं अल्फा कणों को प्लस सर्किल से डिनोट करूंगा। जैसे यहां मैं ये अल्फा कण ले रहा हूं, ये अल्फा कण अगर मैंने मान लिया है और ये स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है, तो ये इसको पार करके एक सीधी रेखा में निकल गया। अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे। यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां पर मैं दिखा सकता हूं मेजॉरिटी अधिकता में, या ऐसे लिख लो मेजॉरिटी में ये ऐसे अल्फा कण थे जो अधिकता में थे। ऐसे ही ऊपर हुआ और ऐसा ही बच्चों नीचे हुआ। ये अल्फा कण का सिंबल मैं बना रहा हूं, एक छोटा सा सर्किल बना रहा हूं और उसमें लगा रहा हूं प्लस। क्यों? क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं। तो ये ऐसे अल्फा कण हैं जो अधिकता में हैं और स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेदकर एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। अब बच्चों दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा कण जैसे ये ले ले, मैं ये अल्फा कण मैं ले रहा हूं, कुछ अल्फा कण ऐसे गए अपने रास्ते से, ऐसे रास्ते से गए, सीधे चले गए और ये जाने के बाद अपने रास्ते से मुड़ गए, यूं इस तरह से निकल गए। ऐसे ही ऊपर हुआ और ऐसा ही नीचे हुआ, ऐसे गए और जाकर के ऐसे मुड़ गए। ये कैसे थे बच्चों? ये संख्या में थोड़े थे, फ्यू, कुछ अल्फा कण, फ्यू, ठीक। और बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम, वेरी फ्यू, बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो ऐसे गए और ऐसे जाने के बाद 90 अंश से अधिक के कोण पर टर्न हुए और टर्न होने के बाद पुनः वापस आ गए। ये ऐसे गए और ऐसे जाकर के टर्न होकर वापस आ गए। और ये पहला ऑब्जर्वेशन, अधिकांश अल्फा कण ऐसे गए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे गए, जाकर के अपने रास्ते से मुड़ गए। ये कैसे थे बच्चों? वेरी फ्यू, ये संख्या में बहुत कम थे। इसको और ऐसे हम दिखा दें,
ये संख्या में बच्चों बहुत कम थे जो अपने रास्ते से वापस आए। तो ये सीन पूरा क्रिएट हुआ बच्चों यहाँ पर कि अधिकांश अल्फाकण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में निकल गए। कुछ अल्फाकण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो गए और बहुत कम अल्फाकण 90 अंश से अधिक के कोण से विक्षेपित होकर के पुनः वापस आ गए। अब बच्चों देखो, रदरफोर्ड ने जो पहला ऑब्जर्वेशन था इससे क्या निष्कर्ष निकाला? ऑब्जर्वेशन था अधिकांश अल्फाकण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को भेद कर एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है, रिक्त या खोखला, उसमें कोई अवरोध नहीं। दूसरी बात, अब देखो बच्चों, एक बात तो अभी मैंने आपको बता दी कि अल्फाकण धनावेशित कण होते हैं, इन पर +2 आवेश होता है। कुछ अल्फाकण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो गए। अब बच्चों अल्फाकण तो थे धनावेशित, धनावेशित धनावेशित कण जा रहा है और ये अपने रास्ते से अगर भटक रहा है तो इसका मतलब है इसके रास्ते में एक ऐसी रुकावट आ रही है जो इसी प्रकार का आवेश जिस पर है, यानी कि सेम चार्ज है, इस सेम नेचर का चार्ज है। अल्फाकण पर प्लस है तो वो जो अवरोध है उस पर भी कैसा चार्ज है? प्लस। चूंकि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये दूसरे ऑब्जर्वेशन से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो कि सूक्ष्म स्थान घेरे हुए। और तीसरा जो निष्कर्ष था कि बहुत कम अल्फाकण अपने मूल पथ से विक्षेपित होकर वापस आए। इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकला कि जो वो धनावेशित भाग है, ये मैं बनाऊं तो इस तरह से, ये जो धनावेशित भाग है ये बहुत ही रिजिड है, दृढ़ है और सघन है, डेंस है। दृढ़ है और सघन है, दृढ़ मतलब रिजिड, मजबूत है और सघन है। तो इस तरह के जो धनावेशित, केंद्रीय धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसी को परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज हुई। ये बच्चों जो मैंने आपके सामने सीन क्रिएट किया है ये अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग है। मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे, यहां आप लिख लें अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन स्कैटरिंग, छितराना, बुरी तरह से छितराना, अंधाधुंध बम्बार्डमेंट होना, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से परमाणु की नाभिक की खोज भी, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने राइट डाउन कर रखा है, एक बार रीड किए दे रहा हूं। परमाणु नाभिक की खोज, परमाणु नाभिक की खोज सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की। फिर अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने रेडियम सी, बच्चों रेडियम सी मतलब बिस्मथ 83-214 से निकलने वाले अल्फा कणों की एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी यानी कि 0.0004 सेंटीमीटर पर बमबारी की और पाया कि क्या पाया? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण 90 अंश के कोण से अधिक के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है जो भारी व दृढ़ है। भारी मतलब डेंस, घना, और दृढ़ यानी कि रिजिड है। इस प्रकार परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, बच्चों धनावेश तो पूरा यहां केंद्रित है लेकिन द्रव्यमान पूरा केंद्रित नहीं है, कुछ द्रव्यमान इसके बाहर भी रहता है, तो इसलिए मैंने यहां शब्द यूज किया लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। अब अगर सदैव शब्दों में परमाणु नाभिक की डेफिनेशन बने तो इसी से मैं बच्चों में शब्दों को अरेंज करके यहाँ डेफिनेशन मैंने बना रखी है। देखिए बच्चों, परमाणु के केंद्रीय भाग को, ये केंद्रीय भाग है जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, सेंटर्ड रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। बच्चों परमाणु के नाभिक की ये कंप्लीट डेफिनेशन है।
अगर आती है एग्जाम में तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था पूरा एनालिसिस, परमाणु नाभिक की खोज कैसे हुई, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। अब आप इसे नोट करें कॉपी में।